हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश शाक्य अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चनों का बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन लेकर आया हूं। ये वो प्रश्न कवर किए हैं मैंने जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। तो छात्रों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्टूडेंट्स, संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 की इसकी जब पहली बैठक हुई थी तब इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब प्रश्न ये है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो छात्रों, विकल्प सही इसका उत्तर है ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुन लिया गया था, जो परमानेंट अध्यक्ष बन गए थे। यहाँ पर प्रश्न दो तरह से आते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो छात्रों आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मात्र 2 ही दिन रहे थे, 9 तारीख को और 10 तारीख को। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए थे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पर कुल न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में ये संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? स्टूडेंट्स, हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं जो वैदिक संस्कृति कहलाते हैं। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है तो वो इसका उत्तर है विकल्प ए, ऋग्वेद। और अगर सबसे बाद के वेद की बात करें तो इसका उत्तर होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का है। छात्रों, ऋग्वेद सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है और ये ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और फेमस गायत्री मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? छात्रों, मोहनजोदड़ो एक सैंधव पुरास्थल है। इसकी खोज के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम और डी विकल्प है जॉन मार्शल। छात्रों, असल बात यह है कि मोहनजोदड़ो के टीलों का पता तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगा लिया था, लेकिन वो इन टीलों के महत्व को समझ नहीं पाया। अंततः सन 1921 में पुरातत्व विभाग के चीफ जो बनाए गए थे सर जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने खुदाई की और मोहनजोदड़ो नामक शहर की खोज की। तो सही उत्तर है दयाराम साहनी। 1921 में ये इन्होंने खोज करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो स्टूडेंट्स, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो वो 8 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। स्टूडेंट्स, अगर मैंने जो 8 नाम बताए हैं इनमें से जो राज्य इसमें नहीं आया है तो देखिए, बंगाल से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बिहार। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? स्टूडेंट्स, विकल्प हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी और A.O. ह्यूम को एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की जो सिफारिश की थी या सुझाव दिया था वो दिया था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने। इसीलिए कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ
लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? स्टूडेंट्स, ये सब वो प्रश्न मैं कवर कर रहा हूँ जो परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं और हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी परीक्षा में जीएस का पार्ट आता है, जीके का पार्ट आता है, वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। परीक्षा में सामना हो जाएगा इन प्रश्नों से। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, कवर कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे प्रश्न आपके देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह के वीडियो में और भी अक्सर लाऊँगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो टॉपिक वाइज हैं। आज ये मिसलेनियस लाया हूँ मैं, जिनमें सभी प्रकार की जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो छात्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित सारी चीज़ें आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण का क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र में ये सर्विस सेक्टर्स को कहते हैं, सेवा क्षेत्र आता है। बीमा, बैंक, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आज़ादी के समय हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी थी। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में तृतीय क्षेत्र, सर्विस सेक्टर प्रथम स्थान पर है, सर्वाधिक योगदान करने वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? स्टूडेंट्स, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों के बारे में अगर बात करते हैं तो मछली का उत्पादन होता है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो होता है वो पीसीकल्चर होता है, और शहद के लिए जो होता है वो एपीकल्चर होता है, और अंगूर के लिए विटीकल्चर होता है, और रेशम के लिए सेरीकल्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, उत्तर आपको मिल गया होगा। विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? स्टूडेंट्स, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? छात्रों, भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, किंतु वर्तमान में यह संख्या 4 और बढ़ गई है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में निवास करते थे? स्टूडेंट्स, अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के महान कवि रहे थे, साहित्यकार रहे थे, जो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कृष्णदेव राय। यहाँ पर कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन की समस्या ये रहती है। प्रश्न 2 तरह से आता है। अष्टदिग्गज के साथ साथ एक प्रश्न और आता है, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो था वो शिवाजी के मंत्रिमंडल का हिस्सा था, और जब अष्टदिग्गज के बारे में बात करें तो अष्टदिग्गज ये तेलुगु साहित्य के विद्वान थे, जो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में निवास करते थे। और इन्होंने कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य को बहुत उन्नति पर पहुंचाया था, इसलिए वो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा गया है इनके समय को। अकबर की बात करें तो इनके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, उन्हें नवरत्न कहते थे। अगला प्रश्न है, तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत में के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले सुल्तान इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी गठन किया था। ये तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क अमीर सरदारों का एक संगठन था, जो इल्तुतमिश के एक मंत्रिमंडल की भांति काम करता था। तो इसका गठन तुर्कान चहलगानी ने किया है। अंततः इस तुर्कान चहलगानी का जो दमन करेगा वो इसी वंश का राजा बलबन करेगा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था, लेकिन इसने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया था, इसीलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का सर्वाधिक न्यायप्रिय बादशाह किसे माना जाता है?
स्टूडेंट्स विकल्प दिए हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। छात्रों इसमें विकल्प सही रहेगा आपका जहांगीर। जहांगीर के बारे में ये बताया जाता है कि इसने लाल किले की शाहबुर्ज इमारत से एक न्याय की जंजीर यमुना नदी के तट पर बंधवाई थी, जिसमें 60 घंटियाँ बंधवाती थी। अगर कोई पीड़ित न्याय मांगने आता है तो उसे वो न्याय की जंजीर को खींचना होता था और इससे बादशाह उसे न्याय प्रदान करता था। तो सर्वाधिक न्यायप्रिय बादशाह जहांगीर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? स्टूडेंट्स वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इसके विकल्प हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा भी फहराया था। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्टूडेंट्स ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आंसर इसका सही हुआ विकल्प बी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म समाज भारत में समाज सुधार का प्रथम संगठन था जो राजा राम मोहन राय ने बनाया था। राजा राम मोहन राय ने समाज में की जो गलत प्रथाएं थीं, ये सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब पर रोक लगाने के लिए, इनको बंद कराने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। और राजा राम मोहन राय की उपाधि की बात करें तो इन्हें राजा की उपाधि मुगल वंश के बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? छात्रों भारत में हरित क्रांति 60 के दशक में आई थी। सन 1966-67 में भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के भागीरथी प्रयासों से भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगर इन विकल्पों में बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत में श्वेत क्रांति का आगाज़ किया था। नॉर्मन ई वोरलॉग की बात करते हैं तो ये विश्व में, वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन ई वोरलॉग। और लाल बहादुर शास्त्री तो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक खास अंग है जो पूरे विश्व के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के शहर द हेग में है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की थोड़ी और बात कर लें तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसमें 15 जजों की नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? स्टूडेंट्स मूल अधिकारों के संबंध में बात करते हैं तो मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ये भाग प्रेरित है। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है, जबकि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 7वां एक मूल अधिकार जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब उसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया है। तो छात्रों इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्टूडेंट्स कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था, वो बम्बई में हुआ था और उस अधिवेशन में WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? शेर शाह सूरी के बारे में अगर बात करते हैं तो छात्रों शेर शाह सूरी ने भारत में मुग़ल बादशाह हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना की थी और भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का सूत्रपात किया था। शेर शाह सूरी का मकबरा शेर शाह सूरी ने स्वयं बिहार के सासाराम में बनवाया है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। शेरशाह सूरी की एक और बात कर लेते हैं। तो भारत में जो आज रुपया चल रहा है, ये रुपये का प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। इसने चांदी का रुपया चलाया था। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? छात्रों, इसरो का फुल फॉर्म अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। यह भारत में कृत्रिम उपग्रहों को बनाने का काम करता है। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बंगलुरु में है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में, और इसके वर्तमान निदेशक जो है वो एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आता है परीक्षा में। किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? छात्रों, अगर मैनचेस्टर की बात करते हैं तो मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है, जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। उसी की तुलना में भारत में भी कुछ शहरों को मैनचेस्टर की उपमा दी गई है। जैसे भारत का मैनचेस्टर कहें तो अहमदाबाद को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहें तो तमिलनाडु के एक शहर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसी तरह से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कानपुर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? छात्रों, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई में बाबर ने हराकर लोधी वंश का अंत कर दिया, साथ में दिल्ली सल्तनत का भी अंत कर दिया। तो छात्रों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था वो था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान यही था। इसी को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत करके मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? विकल्प हैं चिली, मैक्सिको, अर्जेंटीना और पेरू। छात्रों, इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बी, मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। अंतिम प्रश्न है, किस देश का पुराना नाम श्याम है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छात्रों, देशों के पुराने नाम से अक्सर प्रश्न आ जाया करता है। इसमें जो 4 देश दिए हैं विकल्प हैं थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम है श्याम। कंबोडिया का भी पुराना नाम है, जिसे कंपूचिया कहते हैं। इंडोनेशिया का पुराना नाम है हिंदेशिया या फिर डच ईस्ट इंडीज कहते हैं। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। छात्रों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।